घटना चक्र पढ़ने वाले हैं हम आज। इसमें दूसरा टॉपिक है नगरीकरण। एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है। कौन कौन सी स्थिति में? सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में होता है, पारिवारिक संरचना के संदर्भ में होता है, रहन सहन के तरीकों के संदर्भ में होता है, आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में यह भी होता है। तो उपयुक्त में से सभी नगर और ग्राम में भिन्न होते हैं। शहरी वृद्धि का सूचक है कुल जनसंख्या में बढ़ोतरी, इससे भी वृद्धि ज्ञात की जा सकती है। शहरी केंद्रों की जनसंख्या में वृद्धि, इससे भी देश के कुल जनसंख्या में वृद्धि, इससे भी पता की जा सकती है। शहर क्षेत्रों के आय में वृद्धि, इससे भी पता की जाती है। तो उपयुक्त सभी से। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? ग्रामीण समुदाय का तत्व, हम की भावना गांव में रहती है, क्षेत्र की भावना रहती है, सांस्कृतिक विविधता थोड़ी कम रहती है गाँव में, शहर में ज़्यादा रहती है। आत्मनिर्भरता शहर में कम रहती है, आत्मनिर्भरता एक दूसरे में ज़्यादा रहती है, शहर में कम रहती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक विविधता। समाजशास्त्र के अनुसार ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं में सांस्कृतिक विशेषता शामिल नहीं है। सांस्कृतिक विविधता शहरों महानगरों की विशेषता है। निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? शहरी जीवन की विशेषता प्रतिस्पर्धा है, मानवीय मूल्य का नाश है, अवैयक्तिक संबंध है और अनौपचारिक संबंध नहीं है। यहाँ के ज़्यादातर संबंध औपचारिक संबंध ही रहते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में औपचारिक संबंध इनफॉर्मल टाइज शहरी जीवन नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन का विशेषता है। शहरी जीवन को मुख्यतः प्रतिस्पर्धा, अवैयक्तिक और औपचारिक रिलेशनशिप, इसके अलावा तर्कसंगतता, धर्मनिरपेक्षता, वर्धित विशेषज्ञता व श्रम विभाजन तथा पारिवारिक प्रकारों एवं मानवीय मूल्यों के ह्रास भी शहरी जीवन की विशेषता है। टी.के. ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रति मान के आधार पर टी.के. ओमेन नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक परिस्थिति के आधार पर, तो ये तीनों के आधार पर ही है। जो पद्म भूषण से सम्मानित समाजशास्त्री टी.के. ओमेन ने नगरीय परिवारों को स्पष्ट करने के लिए निम्न प्रतिमानों को आधार बनाया है। पहला, आय के साधन तथा उभरते हुए या बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमानों को मूल्यों प्रतिमानों के आधार पर। दूसरा है सत्ता की संरचना के आधार पर। तीसरा है नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक परिस्थिति का आधार। तो टी.के. ओमेन ने तीन आधार के प्रतिमान बताए हैं। नगरीकरण के कारणों से के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे दिए कूट पर सही उत्तर दीजिए। तो ग्राम से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दरें, हाँ ये है। शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ये है। औद्योगिकरण की ऊंची दर, ये भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर, ये कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर नहीं है। तो इसमें कैंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3। नगरीकरण में वृद्धि के कारणों से ग्रामीण जनसंख्या स्थानांतरण की प्रमुख भूमिका होती है। इस संबंध में पुल फैक्टर और पुश फैक्टर कार्य करते हैं। पुल फैक्टर के अंतर्गत नगरीय सुविधाओं से आकर्षित होकर ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर प्रवास होता है, जबकि पुश फैक्टर के तहत लोग गांवों में व्याप्त समस्याओं से छुटकारा पाने हेतु नगरों की रुख करते हैं।
पुल फैक्टर के तहत नगरों की सुविधाएं जैसे अस्पताल, विद्यालय का विद्यमान होना, रोजगार की प्राप्ति, सड़क एवं पेयजल की सुविधाओं आदि का विकास आदि आते हैं। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद मिली है, जिसमें ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण में कमी आई है। इस प्रकार नगरीकरण के कारण में चार कथन नहीं है। नगरीकरण के कारणों में संबंध के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कारणों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन, ऐसा है। नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ऐसा भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का ऊंचा स्तर, तो फिर से ग्रामीण स्तर में रहन सहन का ऊंचा स्तर नहीं पाया जाता, ऐसा कहते हैं, तो एक तो सही होंगे, तो ऑप्शन ए सही। जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सीमांत कृषक सम्मिलित नहीं किया जाता समावेशी विकास में। सीमांत कृषक सम्मिलित किया जाता है। भूमिहीन कृषक समाज सम्मिलित किया जाता है। अनुसूचित जाति जनजाति सम्मिलित किया जाता है। अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, इन्हें नहीं किया जाता। आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार समावेशी विकास को सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन तथा वित्तीय समावेशन को फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रगति के रूप में देखा जा सकता है। दशकों के योजनाबद्ध आर्थिक विकास के बावजूद जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, जैसे भूमिहीन, कृषि श्रमिक, सीमांत कृषक, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति सामाजिक एवं वित्तीय अपवर्जन का सामना कर रहे हैं। अतः वे सीमांत वर्ग के समावेशी विकास के कार्यक्रम के केंद्र में हैं। अर्ध शहरी क्षेत्रों में होने वाले व्यक्ति बीपीएल एवं अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों के अतिरिक्त जनसंख्या के घटक के रूप में इन सीमांत वर्गों में शामिल नहीं किए जाते। इन सीमांत वर्ग में कौन शामिल नहीं किए जाते? अर्ध शहरी शहरों में रहने वाले व्यक्ति। वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का अनुमान है 575 मिलियन। प्रकाशन विभाग के वर्ष 2018 में प्रस्तुत केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्रालय, तत्कालीन शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के आंकड़ों के तहत वर्तमान वृद्धि दर से भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक 575 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यूएन हैबिटेट की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या 2020 में 483.1 मिलियन से बढ़कर 2025 में 542.7 मिलियन, वर्ष 2030 में 607.3 मिलियन तथा 2035 में 6,675.5 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है एक मध्यम निम्न नगरीकृत शहर, एक अति निम्न नगरीकृत शहर, एक अत्यधिक नगरीकृत शहर देश, उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है? एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है भारत। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में नगरीकरण 27.8% था। इस दृष्टि से भारत सिंगापुर एवं जापान जैसे देशों से काफ़ी पीछे है और इसका वर्गीकरण एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश के रूप में किया जाता है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 31.1% नगरों में निवास करती है। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन है, भारत एक नगरीय जनाधिक्य देश का उदाहरण है। नगरीय जनाधिक्य वाला देश का उदाहरण, क्योंकि भारत के आंकड़ों अधिकांश बड़े शहरों में पर्याप्त अव्यवस्था का अभाव है। कथन असर्शन जो है भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है, वो गलत है। लेकिन रीज़न जो भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अव्यवस्था का अभाव है, ये सही है।
जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश के लगभग 121 करोड़ की आबादी में 83.4 करोड़, लगभग 68.9% लोग गांवों में तथा 37.7 करोड़ 31.1% लोग शहरों में निवास करते हैं। हालांकि जनसंख्या के रूप में भारत शहरों में से रहने वाले लोग कई विकसित देशों की तुलना में बहुत ही अधिक है, फिर भी प्रतिशतता के आधार पर भारत आज भी विकसित देशों जैसे हांगकांग, सिंगापुर से पीछे है, जहाँ की नगरीय जनसंख्या लगभग 100% है। अतः प्रतिशतता के आधार पर हम देखते हैं कि विकसित देशों के मुकाबले भारत अभी तक जनाधिक्य वाले देशों के उदाहरण में शामिल नहीं है। फिर भी भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति काफ़ी तेज है। हालांकि नगरीकरण के इस तेज प्रवृत्ति के तुलना में शहरी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, शौचालय, परिवहन आदि की उपलब्धता नहीं बढ़ पा रही, जिससे शहरों में समस्या का जनाधार बढ़ता जा रहा है। उपरोक्त व्याख्या के आधार पर कहा जा सकता है कथन ए गलत है किंतु आर सही है। भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफ़ी नीचा है। कथन तो सही है क्योंकि भारत नगर कम नियोजित है। हाँ, कथन में ए एंड आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चीन में नगरीकरण का स्तर भारत के नगरीकरण के स्तर में काफ़ी अधिक है। भारतीय नगरों में नियोजन नगरों की संख्या काफ़ी कम है। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कथन का सही व्याख्या नहीं करता। कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता। क्योंकि नियोजित संख्या तो है, लेकिन उनकी संख्या कम है, वो कम नियोजित नहीं है। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 285 मिलियन है। नहीं, कितने मिलियन है? भारत की कुल जनसंख्या 300, हाँ लगभग यही 377, लगभग 285 मिलियन के आसपास है। भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का योगदान 27.78% है। ये भी कथन सही है। भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या से अधिक है। हाँ सही है। भारतीय नगरीकरण मूलतः आत्मनिर्भरता मूलक नगरीकरण है। आत्मनिर्भरता मूलक नगरीकरण है। ये भी कथन सत्य है, मतलब चारों कथन सत्य हो जाएंगे। भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक है, सत्य है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का नगरीकरण स्तर भारत से उच्चतर है। भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक है। ये सही है और आर भी सही है, लेकिन जो ये दोनों एक दूसरे की मतलब जो कथन है वो कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी। भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या से अधिक है, सत्य है। भारत में नगरीकरण में अभूतपूर्व वृद्धि की है, दोनों सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर देते हैं। भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या से अधिक है, क्योंकि भारत ने नगरीकरण में अभूतपूर्व वृद्धि की है, दोनों एक दूसरे को की सही व्याख्या करते हैं। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है, औद्योगिक विकास का है, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का है, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का है, और डी उपरोक्त सभी मतलब सभी का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। सत्य है, क्योंकि भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। कथन एक और दो दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे को व्याख्या नहीं करते। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जिसमें से 37,370.1 मिलियन जनसंख्या नगरों में निवास करती है, जहां वर्ष 2001 में 10 लाख की नगरों की संख्या 35 थी। वहीं 2011 में यह बढ़कर 53 हो गई है, जो यह सिद्ध करता है कि भारत में वर्ष 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई। भारत में मोबाइल का उपयोग वर्ष 1995 से प्रारंभ होकर गत 20 वर्षों में लगातार बढ़ते हुए टेलीफोन नेटवर्कों के मामले में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। भारतीय दूरसंचार उद्योग का मार्च 2001 में टेली घनत्व 3.58% से फरवरी 2015 में बढ़कर 78.13% तथा नवंबर में 2022 में 74.61% हो गया। उपयुक्त व्याख्याओं से स्पष्ट है कि ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। भारत में शहरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में शहरी विकास दर सदैव बढ़ता रहा है। सही है। भारत में शहरी विकास की साधारण वृद्धि अपेक्षाकृत शहरों में हुई है। सही है। भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वथा समान रूप से हुआ है। तो ये कथन थोड़ा गलत लग रहा है। रोजगार, आवास, प्रदूषण और ऊर्जा भारत में मुख्य शहरी समस्याएं हैं। हाँ, ये सही है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? भारत में सभी शहरीकरण का सर्वथा समान रूप से हुआ है, ये सही नहीं है। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है? नहीं, सहायक नहीं है। कौन से कथन सही है? उच्ची साक्षरता दर निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, तो ये सही है। ए और ए में है कि नगरीकरण जन्म दर को निम्न करने में सहायक है। हाँ, ये भी कथन से अगर नगरीकरण बढ़ा, शिक्षा बढ़ी, तो जन्म दर भी कम होगा। तो एक और दो दोनों। भारत में नगरीकरण से जन्म और मृत्यु दर दोनों घटती हैं। सही। केवल जन्म दर घटती है, मृत्यु दर नहीं। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ी हैं। नहीं, जन्म मृत्यु दर दोनों नहीं बढ़ी। जन्म और मृत्यु दर दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, जन्म और मृत्यु दर दोनों घटी हैं। नगरीकरण होने से लोगों के उपभोग की सुविधाएं बढ़ी हैं। समुचित विद्युत, स्वास्थ्य, आवागमन एवं संचार व्यवस्था में सुव्यवस्थित ढंग से सेवाएं प्राप्त करने में आसानी होती है। यदि व्यवस्था अच्छी रहती है तो खान पान, स्वास्थ्य सेवाएं आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध होती हैं, तो जन्म दर और मृत्यु दर में कमी आती है। सही विकल्प का चुनाव करें। कथन एक, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया। हाँ, नहीं। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1882 में लॉर्ड मेयो द्वारा किया गया। सन 1881 में 1881 में दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। हाँ, ये दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई 1881 के बाद। सर्वप्रथम 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा जनसंख्या लिया गया। जनगणना की शुरुआत की गई थी। 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी पूरी आबादी से 10% से बढ़कर 18% हो गई। नहीं, ऐसा नहीं। कौन सा कथन सही हो जाएगा? केवल कथन 2। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना 1881 से प्रारंभ हुई। तभी से 10 वर्ष पर भारत में जनगणना की जाती है। अतः कथन 1 तथा कथन 2 सही है। कथन 1 सही गलत, कथन 2 सही है। वर्ष 2001 की जनगणना में शहरों की आबादी 10.84% थी,
जो वर्ष 41 में बढ़कर 13.86% हो गई। 1954 में यह 17.29% थी तथा वर्ष 1961 में 17.97% हो गई। अतः कथन सत्य भी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक काल भारत के मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित है? निम्नलिखित कौन सा एक काल भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित है? 1931 से 1961। 1931 से 61 तक की अवधि को भारत में मध्यम नगरीकरण का काल कहा जाता है। इस दौरान नगरीय जनसंख्या 45.46 मिलियन की वृद्धि हुई, जबकि नगरीकरण का प्रतिशत 12.2 से बढ़कर 18.3 पहुंचा। भारत की नगरीय जनसंख्या की 10 की वृद्धि उच्चतम 1971 से 81 थी। प्रश्नगत दशकों में भारत की नगरीय जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 71 से 81 के बीच उच्चतम रही। 91 के बीच नगरीय आबादी की 10 की वृद्धि 36.4% थी, जबकि 71 से 81 के मध्य यह वृद्धि 46.1% थी। जनगणना 11 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में नगरीय आबादी की 10 की वृद्धि 31.8% रही। निम्न में से कौन सा मानदंड भारत के किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? भौतिक विस्तार, जनसंख्या आकार, जनसंख्या घनत्व, व्यावसायिक संरचना। तो भौतिक विस्तार जो है उसको मानदंड अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है। भारत के किसी अधिवास को नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए। कम से कम 5000 जनसंख्या हो, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि व्यवसाय में कार्यरत हो तथा कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व हो। इसके अतिरिक्त वे सभी स्थान जहाँ नगर पालिका, नगर निगम, छावनी परिषद, अधिसूचित टाउन एरिया कमेटी आदि हो। निम्नलिखित शर्तों से कौन सा जनगणना रिपोर्ट 2001 में दिया गया किसी क्षेत्र की नगरीय निर्धारित करती है? इसकी न्यूनतम संख्या 5000 होनी चाहिए। हाँ। गैर कृषि कार्यों में संलग्न पुरुषों की जनसंख्या न्यूनतम 75% होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। इसकी जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। 4, इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 10 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तो इसमें 1, 2, 3 जो है वो सही है। पहला क्या कि पहला है इसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। गैर कृषि कार्य में संलग्न इसकी पुरुष जनसंख्या 75% होनी चाहिए। इसकी जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या थी। भारत में जनगणना नगरों की कुल जनसंख्या कितनी थी? 3894। जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या 3892 है, जबकि 2001 में यह संख्या 1368 थी। एक जनगणना नगर की न्यूनतम जनसंख्या 5000 होती है। पुरुष जनसंख्या कम से कम 75% गैर कृषि व्यवसाय में संलग्न होती है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या में प्रतिशत थी कितना? 31.16%। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,50,000
121 करोड़ 121 करोड़ है, जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या 1,00,000 हजार 10,000 लाख 10 लाख 83 करोड़ 37 लाख 48,852 है तथा शहरी जनसंख्या 37 करोड़ 71 लाख 6,125 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31.16% था अतः विकल्प बी सही है। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीयकरण का प्रतिशत क्या था, कितना था? 31.15, जो थोड़ा क्लोज है। जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 31.16। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग थी 37 करोड़ लगभग। भारत में किसी धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जैन का सर्वाधिक भाग नगरीय में है। भारत में जैन समुदाय की जनसंख्या का कुल जनसंख्या की लगभग 0.4% है, जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है। भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन दो राज्यों में निवास करते हुए हैं, 1/4 जिन दो, पहला तो होगा उत्तर प्रदेश और दूसरा होगा महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 1/4 जनसंख्या निवास करती है। वर्ष 2001 से 11 एवं 11 के अनुसार विकल्प डी सही है। 11 के अनुसार दिए गए विकल्पों में राज्यों की नगरीय जनसंख्या इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश 2,82,19,075, पश्चिम बंगाल 2,90,93,002, महाराष्ट्र 5,08,18,259, गुजरात 2,57,45,383, उत्तर प्रदेश 4,44,95,063, तमिलनाडु 17,440। इस प्रकार महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या जोड़ने पर ही भारत की कुल नगरीय जनसंख्या के 25% से अधिक होगी। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की नगरीय जनसंख्या 1,53,578 है। इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 3,17,369 है, नागालैंड में 5,70,966 है तथा मिजोरम 5,71,771 से में कम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। वैसे केंद्र शासित प्रदेशों व राज्यों दोनों की दृष्टि में सबसे कम नगरीय जनसंख्या लक्षद्वीप 50,352 की है। 2001 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले देश के 3 राज्य हैं: महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और तमिलनाडु। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उनकी नगरीय जनसंख्या 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए पुट। तो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र, हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, सबसे पहला महाराष्ट्र, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में कौन से राज्यों को आरोही क्रम सही है? तो
पश्चिम बंगाल सबसे कम हो जाएगा, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनकी नगरीय जनसंख्या 2011 में आरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे गए कूट का सही उत्तर बताइए। सबसे कम जो है वो सबसे कम हमारा मिजोरम में होगा, मिजोरम से ज़्यादा नागालैंड में होगा, अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा होगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं, सिक्किम, मिजोरम जो है, मिजोरम में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहेगी। आरोही क्रम मतलब कम से ज़्यादा, ठीक। आरोही मतलब ज़्यादा से कम, आरोही मतलब कम से ज़्यादा। तो सबसे कम कहाँ होगी? सबसे कम होगी सिक्किम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर नागालैंड में, फिर मिजोरम में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? महाराष्ट्र भारत की सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। कौन सा कथन सही है? सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। हिमाचल प्रदेश भारत के सबसे कम नगरीकृत राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत की नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक साधारण पाया जाता है। नागालैंड में भारत की नगरीय जनसंख्या न्यूनतम साधारण पाया जाता है। न्यूनतम साधारण कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। कथन का गलत। उत्तर प्रदेश, ये भी कथन गलत। महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, ये भी गलत। तो बचा कौन? हिमाचल प्रदेश का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत 10% राज्य है। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा 22.2%, नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक साधारण महाराष्ट्र में और न्यूनतम साधारण सिक्किम में पाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य, सर्वाधिक शहरीकृत राज्य तमिलनाडु है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य महाराष्ट्र है। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य सबसे कम दिल्ली है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो डी का 2 डी हो जाएगा। तारीख 11 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? गोवा में। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है तमिलनाडु। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा? तमिलनाडु। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सर्वाधिक नगरीकृत है? तमिलनाडु। भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं। सर्वाधिक नगरीकृत सर्वाधिक नगरीकृत राज्य सर्वाधिक नगरीकृत राज्य में देखते हैं गोवा 62% और मिजोरम जो है वो 52.1% है। निम्नलिखित राज्यों में 2011 जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही मतलब छोटा 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 होते जाता है। उनके नगरीकरण के अवरोही सबसे ज़्यादा नगरीकरण है तमिलनाडु में, फिर है सबसे ज़्यादा नगरीकरण है गोवा में, फिर है मिजोरम में, फिर है तमिलनाडु में, फिर है केरल में। तो कौन सा ऑप्शन ये सही हो जाएगा? इनमें से कौन सा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? नगरीकृत राज्य गोवा है। - 2001 के अनुसार नगरीकृत सबसे ज़्यादा तमिलनाडु है और 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार जिसकी कुल जनसंख्या 62.2%, नगरीय आबादी जनगणना 11 के अनुसार, जबकि एक अनुसार नगरीय आबादी भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य पहला है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात।
भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य को अवरोही क्रम में। सबसे पहला तो गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक। कर्नाटक का है 38, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। ठीक, इनमें से भारतीय राज्यों को नगरीकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नगरीकरण की दृष्टि से तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण जो है वो तमिलनाडु में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, फिर गुजरात, फिर पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। 2 बी हो जाएगा आंसर। भारत के निम्नलिखित स्थल अवरुद्ध राज्यों में से 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत हरियाणा में है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में से उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला जो है, इनमें सबसे ज़्यादा नगरीकरण किसमें हुआ होगा? महाराष्ट्र में। उसके बाद गुजरात, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। सॉरी, आज यहीं तक देखते हैं, कल आगे से देखेंगे। ठीक है।